एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तनीषा। माय सेल्फ तनीषा और आज मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स पढ़ाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया था तो अपन ने लास्ट चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। ओके, तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया था उसके बाद सब कॉन्टिनेंट्स की डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुए। नियरली आफ्टर 1500 ईयर्स, मतलब सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद आफ्टर 1500 ईयर्स के बाद बहुत से डेवलपमेंट्स हुए सब कॉन्टिनेंट्स में। ओके, जिसकी वजह से फिर एक पूरा कम्प्लीटली न्यू एरा एस्टैब्लिश्ड होने लगा था। ओके, तो इसी टाइम पर ऋग्वेदा composed हुई थी by those peoples who are living along the river Indus and its tributaries। ओके, सो ऋग्वेदा जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पोजिशन माना जाता हैगा, वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद ही ऋग्वेदा कंपोज करी गई थी। सेकेंड डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स अमर्ज हुआ। एग्रीकल्चर जो थी वो प्रैक्टिस होने लगी थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। ओके, एंड इसके अलावा अपन को पेस्टोरल पॉपुलेशंस के एविडेंसेस भी देखने को मिले इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ। ओके, सो फर्स्ट डेवलपमेंट क्या था दैट आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ था कि ऋग्वेदा कंपोज हुई थी। सेकेंड, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स अमर्ज हुआ, उसके एविडेंसेस देखने को मिले। एंड थर्ड, पेस्टोरल पॉपुलेशंस के भी एविडेंसेस अपन को देखने को मिले। ओके, देन जो डिस्पोजल्स, मतलब जो डेड पीपल्स होते हैं उनको बरीड करने के लिए एक नया मेथड डेवलप हुआ, उनको डिस्पोज करने के लिए एक न्यू मेथड्स टू डेवलप्ड हुआ विच इंक्लूड्स द मेकिंग ऑफ एलोबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर कॉल मेगालिथ्स। तो मेगालिथ्स एक स्टोन स्ट्रक्चर रहेगा जिसके थ्रू अपन लोग डेड को डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये भी एक न्यू मेथड जो हैगा वो introduced to which was emerged in central and south India from the first millennium BCE। ओके, एंड बहुत से केसेस में डेड पीपल्स को आयरन टूल्स और वेपन्स के साथ भी बरीड किया जाता है। तो अपन ने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि जो डेड पीपल्स होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स या ऑब्जेक्ट साथ में बरीड करते हैं। ओके, विच मीन्स दैट द हड़प्पन्स और द पीपल्स बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, सो दैट्स व्हाई दे बरीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स along with the dead people। Now, तो 6th सेंचुरी BCE से और भी अपन को नए नए एविडेंसेस, नए नए डेवलपमेंट्स देखने को मिले, जैसे कि अर्ली सिटीज़, एम्पायर्स, किंगडम्स का एमर्जेंस हुआ। ओके, धीरे धीरे स्टेट्स जो थे, स्टेट्स, एम्पायर, किंगडम्स ये एस्टैब्लिश होने लगे, पॉलिटिकल प्रोसेसेस चेंज होने लगी, डिफरेंट डिफरेंट नए नए पॉलिटिकल प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस्ड हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने लगा, और जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था वैसे वैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो और ज़्यादा अच्छा होता गया और नए नए मेथड उसमें डेवलप्ड होते गए, और न्यू टाउन्स जो थे वो भी अपेयर्ड हुए, न्यू टाउन्स जो थे वो भी एस्टैब्लिश्ड हुए थ्रू आउट दी सब कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो ये सारे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे चेंजेस अपन को देखने को मिले आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, एंड आफ्टर नियरली आफ्टर 1500 ईयर्स ये सारे डेवलपमेंट्स अपन को देखने को मिले। अब हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करा इन डेवलपमेंट्स को समझने के लिए, विच इंक्लूड्स इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, पॉइंट्स एंड विजुअल मटेरियल। तो ये कुछ कॉमन सोर्सेज हैं जिनका यूज़ हिस्टोरियंस ने करा हैगा, ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं उनको समझने के लिए। तो क्या है डिफरेंट सोर्सेज? Inscriptions, text, points and visual materials। Okay, so these are the some of the developments that were taken place after the end of the Harappan civilization। Okay, so just read all these developments now। Princip and Piyadasi। तो कुछ जो मोस्ट मोमेंटेनस अपन कह सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुए इंडियन एपिग्राफी में वो हुए 1830s में। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपिग्राफी, यहाँ पर पिंक बॉक्स में लिखा गया है। एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड एपिग्राफिस्ट आर दोज हु स्टडी इंस्क्रिप्शन। ओके, तो एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? एपिग्राफी का मतलब होता है कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनको स्टडी करना, और एपिग्राफिस्ट वो होते हैं जो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं। नाउ
तो जेम्स प्रिंसिप थे, ये एक ऑफिसर ही थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे। तो इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी को डेसिफर्ड करा था, मतलब कि ये जो मीनिंग जो है ब्राह्मी और खरोष्टी का, उसको उन्होंने डेसिफर्ड करा था। ये दो स्क्रिप्ट्स हैं ब्राह्मी और खरोष्टी, जो कि बिल्कुल जो अर्लियर में जो इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स जो यूज़ किए जाते थे, तो उनमें ये दो लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता था, दैट इज़ ब्राह्मी एंड खरोष्टी। तो जेम्स प्रिंसिप जो हैं उन्होंने ये लैंग्वेज को डेसिफर्ड करा। डेसिफर्ड मीन्स ही इज़ एबल टू रीड दिस लैंग्वेजेस, और जिसकी वजह से वो इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में क्या लिखा है वो उनको समझ पाए। ओके, तो जेम्स प्रिंसिप an officer, he was the officer in the mint of East India Company, and he was able to decipher Brahmi and Kharoshti. And Brahmi and Kharoshti, these were the two scripts that were used in the earliest inscriptions and coins. ओके, और उन्होंने देखा कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, कॉइन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये जो इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स हैं, ये किंग्स को एक अलग नेम से मेंशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पियादसी। पियादसी मीन्स प्लीजेंट्स टू बीहोल्ड। प्लीजेंट्स टू बीहोल्ड मतलब वो चीज़ जो कि अपन को बहुत अच्छी लगती है। ओके, तो उन्होंने देखा कि किंग्स को क्या मेंशन किया गया है, पियादसी, मतलब किंग्स को पियादसी कहा गया है बहुत से इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स में। जब उन्होंने ये डेसिफर्ड कर लिया था इन दोनों लैंग्वेजेस को, देन ही फाइंड आउट दैट कि द मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस द किंग्स वर मेंशन्ड एज, किंग्स वर रिफर्ड टू एज पियादसी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पियादसी? इट मीन्स प्लीजेंट्स टू बीहोल्ड, मतलब वो चीज़ जो कि अपन को बहुत अच्छी लगे। ओके, तो रिमेंबर करना है दैट द जेम्स प्रिंसिप he was able to decipher Brahmi and Kharoshti, and पियादसी का मतलब क्या होता है? प्लीजेंट्स टू बीहोल्ड। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? किंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और ही ऑल्सो फाउंडेड कि बहुत से इंस्क्रिप्शंस हैं जिनमें किंग अशोका को भी एज अ पियादसी कहा गया है। ओके, अशोका जो कि बहुत ही फेमस रूलर है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के, मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है अशोका के बारे में, एंड ही वाज अ वेरी फेमस रूलर। ओके, नाउ बिकॉज ही वॉज एबल टू डेसिफर द इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, तो उससे अपन को बहुत एक नया डायरेक्शन मिल गया इन्वेस्टिगेशंस की तरफ, मतलब जो एक्सकवेशन और जो डिस्कवरी हो रही थी उसकी तरफ एक नया डायरेक्शन मिल गया। यूरोपियंस और इंडियन स्कॉलर्स जो थे वो इन इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट का यूज़ करते थे ताकि कि जो हिस्ट्री है उनको वो रिकन्स्ट्रक्ट कर सके। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स एंड डिफरेंट टेक्स्ट, जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये देखा है कि जो बहुत सी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, मेजर डायनेस्टीज़ है जिन्होंने रूल करा है सब कॉन्टिनेंट्स में। ओके, तो बहुत सी मेजर डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने उस टाइम पर रूल करा है, एंड जो लीनेजेस हैं दे ऑल्सो ट्राइंग टू कि वो जो लीनेजेस हैं उनको भी वो पता लगा सके कि कौन सी डायनेस्टी पहले थी एंड देन उसके बाद कौन सी डायनेस्टी। ओके, तो जो सब्सिक्वेंटली स्कॉलर्स जो थे उन्होंने ये डायनेस्टीज़ पर भी फोकस करा, एंड दे ऑल्सो शिफ्ट देयर फोकस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी कि क्या जो पॉलिटिकल चेंजेस और जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते थे तो क्या उनके बीच में कोई कनेक्शन है। ठीक है, एंड दे ऑल्सो वांटेड टू, मतलब वो लिंक्स के थ्रू एक लिंक बनाना चाह रहे थे कि इस डेवलपमेंट के बाद ये हुआ और ये इस चीज़ से लिंक्ड है। ओके, बट दिस वॉज नॉट ऑलवेज सिंपल और डायरेक्ट, इतना सिंपल और इतना डायरेक्ट नहीं होता था, दिस वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क टू डू। ओके, सो इस टॉपिक में मेनली आपको जेम्स प्रिंसिप के बारे में रिमेंबर करना है एंड ऑल्सो द पियादसी। और जो पिंक बॉक्सेस में मैंने पहले भी कहा था कि जो पिंक बॉक्सेस में जितने भी मीनिंग्स या डेफिनेशंस दी हुई हैं उनको भी अच्छे से रिमेंबर करना है। वो फिल इन द ब्लैंक्स या 1 मार्क क्वेश्चंस या मैच द फॉलोइंग किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, ना अब ये जो बॉक्स में दिया है इंस्क्रिप्शन, तो ये अपन को इंस्क्रिप्शन में बताया, इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है दैट द इंस्क्रिप्शंस आर रिटन राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन, मेटल और पोएट्रीज, एंड दे यूजुअली रिकॉर्ड्स द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज और आइडियाज ऑफ दोज who commissioned them, and includes the exploits of kings or donations made by women and men to religious institutions। तो inscriptions जो है वो writing है जो कि mainly hard surface पर करी जाती है,
जैसे कि स्टोन मेटल्स पोइट्रीज, और इंस्क्रिप्शंस में मेनली अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज़ या फिर जो आइडियाज़ या डोनेशन या फिर किंग्स का कोई ऑर्डर, तो ये सारी चीज़ें ही उसमें रिकॉर्ड करते हैं इंस्क्रिप्शंस में। ओके, एंड इंस्क्रिप्शंस जो है ये परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, और कुछ इंस्क्रिप्शंस में डाटा भी लिखा होता है। एंड पेलियोग्राफी और स्टाइल ऑफ राइटिंग विद अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसिशन। ओके, और जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थी वो कौन सी थी? प्राकृत वर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस, और जो नेम मतलब ये लैंग्वेज है जो कि ऑर्डिनरी पीपल्स जो थे वो भी यूज़ करते थे, तो इसलिए उन्हीं लैंग्वेजेस में इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी जो कि ऑर्डिनरी पीपल्स यूज़ करते थे, सो दैट वो भी समझ सके कि उसमें क्या लिखा है। ओके, Now, the second topic is the earliest states, the 16 महाजनपदास। अब जो सेकेंड सेंचुरी जो है अपनी इंडियन हिस्ट्री का, सेकेंड सेंचुरी 6th सेंचुरी BC, सॉरी, जो 6th सेंचुरी BC है अपनी इंडियन हिस्ट्री का, उसको एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। द 6th सेंचुरी BC इज रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। ना क्यों 6th सेंचुरी को एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है? क्योंकि एक एरा हैगा विच वॉज एसोसिएटेड विद द अर्ली स्टेज सिटीज, ब्रूइंग यूज ऑफ आयरन, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज एक्सेट्रा। मतलब इसी एरा में 6th सेंचुरी BC में ही अर्ली स्टेट्स आए, सिटीज़ आई, आयरन्स का यूज़ हुआ, कॉइनेज डेवलपमेंट हुआ। ओके, सो बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स हुए इस सेंचुरी में, एंड दैट्स वाई जो 6th सेंचुरी BC है उसको एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। साथ ही साथ में जैनिज़्म, बुद्धिज़्म जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है, इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ थॉट्स जो है वो भी इसी सेंचुरी में अमर्ज हुए थे। ओके, एंड जो अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट है उन्होंने 16 स्टेट्स के बारे में बताया गया है विच इज़ कॉल्ड एज महाजनपदास। या आपने अपनी स्मॉलर क्लास में भी पढ़ा होगा महाजनपदास के बारे में कि 16 स्टेट्स थे टोटल जिनको महाजनपदास कहा जाता था, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं बाजी, मगध, कोशाला, कुरु, पांचाला, गंधारा, अवंती। ओके, तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट महाजनपदास है। टोटल 16 स्टेट्स हैं जिनको महाजनपदास कहा जाता है। ओके, एंड 6th सेंचुरी BC को मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है अपनी इंडियन हिस्ट्री का? क्योंकि इसी टाइम पे अर्ली स्टेट सिटीज़ आए थे, डेवलप्ड हुए थे, आयरन का यूज़ बढ़ गया था, कॉइनेज डेवलप हुआ था। ओके, और साथ साथ में एक डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स का भी ग्रोथ हुआ, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का भी इसी टाइम पर ग्रोथ है, और इसीलिए 6th सेंचुरी BC को एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है अपनी अर्ली इंडियन हिस्ट्री का। ओके, ना तो जो मोस्ट ऑफ द महाजनपदास थे, जो 16 महाजनपदास थे, तो उनमें से मोस्टली महाजनपदास में किंग्स का ही रूल था, और उन किंग्स को गानास और संघास कहा जाता था। ठीक है, मतलब सिंगल रूलर जो है वो रूल करते थे, या फिर ऑलियार्की सिस्टम भी था। ऑलियार्की सिस्टम मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ मैंस वो वे कलेक्टिवली कॉल्ड एज राजास, तो वो भी पावर शेयर करते थे और फिर कलेक्टिवली वो रूल करते थे। ओके, तो मोस्टली महाजनपदास में गानास, संघास और राजास का ही रूल था, और दोनों महावीरा और बुद्धा, गौतम बुद्ध जो थे वो गानास को बिलोंग करते थे। ओके, और जो महाजनपदास में जो राजास जो रहते थे तो वो मेनली रिसोर्सेज जो रहता था उनको कंट्रोल करते थे, जैसे कि लैंड्स वगैरह हो गया। ओके, सो मोस्टली महाजनपदास में किंग का ही रूल रहता था जिनको गानास और संघास कहा जाता था, और टोटल 16 महाजनपदास थे। ओके, ना अब हर महाजनपदास की एक कैपिटल सिटी रहती थी। ठीक है, जैसे मगध की पाटलिपुत्र थी, राजगिरा थी। ओके, जो वाजी थी उसकी वैशाली थी। तो इस तरीके से हर महाजनपदास की अपनी अपनी एक कैपिटल सिटी रहती थी जिसको फोर्टिफाइड किया जाता था, क्योंकि जो कैपिटल सिटीज़ रहती थी बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी, इसलिए इनको फोर्टिफाइड किया जाता था, मतलब इनको प्रॉपरली पूरा प्रोटेक्टेड रखा जाता था, और इन फोर्टिफाइड सिटीज़ को मेंटेन करके रखा जाता था। अब इन फोर्टिफाइड सिटीज़ को मेंटेन करने के लिए आर्मीज़ भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, प्रॉपर पूरा सिस्टम चाहिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए। ओके, सो फ्रॉम C6th सेंचुरी
BC ऑनवर्ड्स, 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने एक संस्कृत टेक्स्ट कंपोज करा नोन एज धर्मसूत्रास। ओके, एंड धर्मसूत्रास में रूलर्स के लिए और साथ ही साथ में क्षत्रियास के लिए रूल्स लिखे गए हैं, कुछ नॉर्म्स लिखे गए हैं विच दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड। और रूलर्स को ये एडवाइस किया गया है कि वो अपने सब्जेक्ट से, मतलब कि कल्टिवेटर से, ट्रेडर्स से, आर्टिशन से, इन सब से टैक्स कलेक्ट करे और फिर उन टेक्स्ट का यूज़ करे स्टेट को मेंटेन करने के लिए। ओके, सो ब्राह्मण्स कंपोज आ संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्रास, और धर्मसूत्रास में रूलर्स और क्षत्रियास के लिए नॉर्म्स लिखे गए हैं और इनको कहा गया है दे वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस। ओके, और रेट्स जो होते थे नेबरिंग स्टेट्स में उनको भी एज ए लेजिटिमाइट मीन्स कहा गया, मतलब उस टाइम पे जो रेट्स वगैरह होते थे वो इलीगल नहीं माने जाते थे बल्कि एक लेजिटिमाइट वे होता था फॉर एक्वायरिंग वेल्थ। ओके, तो कुछ स्टेट्स जो थे वो प्रॉस्परस थे, कुछ स्टेट्स में आर्मीज रहती थी, रेगुलर आर्मीज रहती थी, अच्छा ब्यूरोक्रेसी रहता था, रिसोर्सेज रहता था। ओके, और कुछ जो थे वो अपने सब्जेक्ट्स पर ही डिपेंड रहते थे फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द स्टेट्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट द महाजनपदास। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप इसमें भी जो चीज़ें मेंशन करी गई है उनको अच्छे से रिमेंबर करिएगा। ओके, नाउ फर्स्ट अमंगेस्ट द 16 मगध। तो जो मगध जो है, मगध भी एक महाजनपदा ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदा है। जो बिटवीन द 6th and 4th सेंचुरी BCE जो मगध जो था आज प्रेजेंटली वो बिहार में सिचुएटेड है। तो मगध जो था वो बहुत ही पावरफुल महाजनपदा था। तो हिस्टोरियंस ने बहुत से रीजंस भी दिए हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट था। बिकॉज मगध एक रीज़न था जहाँ की सॉइल जो थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो होता था वो बहुत ही प्रोडक्टिव होता था। ओके, तो फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया कि यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव था। सेकेंड रीज़न ये है कि यहाँ पर आयरन माइंस थे। ओके, आयरन माइंस थे जिसकी वजह से एक रिसोर्सेज मिलता रहता था टूल्स एंड वेपन्स के लिए। तो एक वो भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है आर्मी का, तो वो भी यहाँ के फॉरेस्ट में मिलते थे। और साथ ही साथ गंगा और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज थी वो भी यहाँ मगध में ही प्रेजेंट है, जो कि एक चीप और कन्वीनियंट सोर्स था कम्युनिकेशन के लिए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मगध जो था वो बहुत ही पावरफुल महाजनपदा था। तो क्या क्या रीजंस है? मगध वॉज अ रीजन वेयर द एग्रीकल्चर वॉज वेरी प्रोडक्टिव, आयरन माइंस वर एक्सेसिबल एंड इट प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स. Elephants and important components of army were found in forests in the regions, and also the Ganga and its tributaries provided a means of cheap and convenient communication. तो ये कुछ important reasons हैं जिसकी वजह से मगध जो था एक बहुत ही पावरफुल महाजनपदा। ओके, नाउ तो अब जो अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स जिन्होंने मगध के बारे में बताया है, तो उन्होंने मगध के पावरफुल होने की वजह से जो इंडिविजुअल्स और जो रूलर्स थे उनका रीज़न दिया है, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बताया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो बिम्बिसारा, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं मगध के, और इनकी वजह से ही, जो इनकी पॉलिसीज़ की वजह से ही मगध जो है वो इतना पावरफुल हो पाए। बिम्बिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा, these are the very important rulers of Magad Empire. ओके, मगध स्टेट्स और मगध एम्पायर भी था। नौ, अब जो राजगहा जो है, राजगहा ये जो कैपिटल थी मगध की। ओके, और इसका मीनिंग क्या है राजगहा का? दी हाउसेस ऑफ द किंग। बट इन द 4th सेंचुरी जो कैपिटल जो थी मगध की वो शिफ्ट हो गई थी कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। तो पहले मगध की कैपिटल थी राजगहा, दैट इज़ राजगीर। फिर उसके बाद 4th सेंचुरी BC में मगध की कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गई थी। तो ये जो रीजंस जो है मगध के आपको रिमेंबर करने, और ये भी रिमेंबर करना है कि पहले मगध की जो कैपिटल थी वो राजगीर थी, बट इन 4th सेंचुरी इट वॉज शिफ्टेड टू द पाटलिपुत्र। ओके,
नाउ एन अर्ली एम्पायर, तो अब जो ग्रोथ जो है मगध की ग्रोथ से फिर मौर्यन एम्पायर आया। ओके, एंड चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ही फाउंडेड द एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, और इन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो अफगानिस्तान बलूचिस्तान में भी एक्सटेंड करा था। और उनके जो ग्रैंडसन थे अशोका, ये भी बहुत ही फेमस रूलर थे उस टाइम के, एंड ये conquered the Kalinga, which is the present-day coastal Odisha. Okay, so Chandragupta Maurya, he founded the Mauryan Empire and he extended the control नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, और इनके जो ग्रैंडसन थे अशोका, ये बहुत ही फेमस रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। ओके, नाउ फाइंडिंग अबाउट द मॉडर्न्स, तो अपन मॉडर्न्स के बारे में देखते हैं। दैट मीन्स कि हिस्टोरियंस ने क्या क्या सोर्सेज का यूज़ करा फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ये जो सोर्सेज हैं, ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये आते हैं, इसलिए इन सारे सोर्सेज को आप अच्छे से रिमेंबर कीजिएगा। तो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में आता है स्कल्पचर्स जिनके थ्रू मॉडर्न एम्पायर के बारे में अपन को पता लगा। Second, the contemporary work like the accounts of Megasthenes. Megasthenes एक ग्रीक एम्बेसडर थे इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी मॉडर्न एम्पायर के ऊपर, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगा फॉर द फाइंडिंग्स ऑफ मॉडर्न एम्पायर। फिर थर्ड सोर्स रहेगा अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य और चाणक्य ने कंपोज करा है, और ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मिनिस्टर थे। फिर फोर्थ जो सोर्स आएगा वो आएगा जो कि अपन को मॉडर्न्स के बारे में पता लगता है, बुद्धिस्ट, जैन्स, पुराणिक और संस्कृत लिटरेचर में। ओके, and the fifth source is the inscriptions of Ashoka on rocks and pillars. So these are the 5 sources through which the historians reconstruct the history of modern empire. First is the archaeological finds like sculpture. Second is the contemporary work such as account of Megasthenes. Third is Arthashastra, which is composed by Kautilya or Chanakya. Fourth is the Buddhist, Jains and Puranic and Sanskrit literatures, which also mentions about the moderns. And fifth is inscriptions of Ashoka on rocks and pillars. नाउ अब अशोका जो थे वो फर्स्ट रूलर थे जो कि अपने सब्जेक्ट्स को और अपने ऑफिशियल्स को जो मैसेज उनको देना रहता था वो स्टोन ऑफिस पर लिख कर देते थे, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज और पॉलिश्ड पिलर्स। ओके, एंड वो इंस्क्रिप्शंस पर यूज़ करते थे किसका, धम्मा का। धम्मा में क्या क्या आता है, धम्मा के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, generosity towards the Brahmins and those who renounce worldly life, treating slaves and servants kindly, respect for religions and traditions other than one's own. Okay, so these are the principles which were included in Dhamma, that is the respect towards elders, generosity towards Brahmins and those who renounce the worldly life, treating slaves and servants kindly, respect for religion and traditions other than one's own. So these are the principles of Dhamma, और ये किसने propound करा है, अशोका ने। ओके, नाउ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, तो अपन देखेंगे कि कैसे जो इतना बड़ा एम्पायर था मॉडर्न एम्पायर, कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया, कैसे पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोसेस होती थी। तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हैं एम्पायर में, दैट इज़ द कैपिटल पाटलिपुत्र, प्रोविजनल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, शुरवानगिरी। तो इन सभी के बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशन है, और ये 5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स हैं एम्पायर के। ओके, और ये जो सेंटर्स जो है वो उनके यूजेस के अकॉर्डिंग ही चूज़ करे गए। ओके, एंड हिस्टोरियंस ने ये देखा कि जो मतलब जो रीजंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ओके, जो जहाँ से उनको प्रॉफिट हो रहा हैगा, तो वहाँ पर जो कंट्रोल हैगा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स। ठीक है, क्योंकि एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स रहेगा, बट उन्हीं एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहेगा जहाँ जो कि जिससे कि उनको बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल तक्षशिला एंड उज्जैनी से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट है। सुरवानगिरी जिसको गोल्डन माउंटेन भी कहा जाता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस है फॉर टैपिंग गोल्ड। ओके, सो जो सेंटर्स हैं वो इसी के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं, जो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हैं जहाँ से उनको प्रॉफिट हो। ओके, और उन्हीं एरियाज़ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। ओके, नाउ
अब जो कम्युनिकेशन जो होता था बोथ दी लैंड एंड रिवराइन रूट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ट्रेड होता था। ओके, और जो जर्नी जो रहती थी पूरे प्रोविंसेस में ट्रैवल करने के लिए, वो उसमें हफ्तों लग जाते थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि जो भी ट्रैवल कर रहा है, जो भी मूव कर रहा है, तो उसको पूरी प्रोटेक्शन दी जाए। ओके, दैट्स वाई जो मेगास्थनीज थे उन्होंने अपनी कम्युनिटी को सिक्स सब कमिटीज़ में डिवाइड कर लिया था। मेगास्थनीज ने अपनी कमिटी को 6 सब कमिटीज़ में डिवाइड कर लिया था, ताकि कि जितनी भी जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ है उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो फर्स्ट सब कमेटी जो थी दैट इज़ नेवी, सेकेंड जो थी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविंसेस, थर्ड फॉर फूड शोल्डर्स, फोर्थ फॉर हॉर्सेस, फिफ्थ फॉर चेरियट्स एंड सिक्स फॉर एलिफेंट्स। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के अकॉर्डिंग जो सिक्स सब कमिटीज़ थी उनको डिवाइड कर दिया था। ओके, और जो एक्टिविटीज़ जो थी सेकेंड सब कमिटीज़ की वो थोड़ी सी वेरिड थी, लाइक जो बुलक कार्ट्स, अरेंजिंग बुलक कार्ट्स फॉर कैरिंग इक्विपमेंट्स, procuring food for shoulders, fodder for elephants. ओके, तो ऐसे वर्क के अकॉर्डिंग 6 सब कमिटीज़ को डिवाइड कर दिया था, ताकि कि जो ट्रेड हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है और जो पर्सन जो कि मूव कर रहा है उसको पूरी प्रोटेक्शन मिले। ओके, नो, तब अशोका जो थे वो अपने एम्पायर को होल्ड करते थे, एक साथ प्रॉपरली उसको चलाने की कोशिश करते थे बाय प्रोपोगेटिंग धम्मा। और उनको ऐसा लगता था कि जो धम्मा हैगा ये सिंपल हैगा, वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ओके, और उनके हिसाब से जो इससे जो वर्ल्ड का वेलबींग होगा, और इसलिए उन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर्स भी अपॉइंट करके रखे थे विच इज़ नोन एज धम्मा महामत्ता, जो कि धम्मा के मैसेज को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करेंगे। Okay, so Ashoka appointed a special officers known as Dhamma Mahamatta to spread the message of Dhamma all across the world. ओके, तो इस तरीके से पूरे जो एम्पायर, इतना बड़ा जो मौर्यन एम्पायर है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेट होता था डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ में डिवाइड होकर। ओके, तो वर्क्स को पूरा डिवाइड कर लिया जाता था। नाउ, हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द एम्पायर? अब ये जो एम्पायर है ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये मॉडर्न एम्पायर। तो हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने जब हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करा 19th सेंचुरी की, तो उन्होंने देखा कि ये जो एम्पायर है तो ये इट वॉज बोथ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। ओके, एंड बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं जो कि मॉडर्न से एसोसिएटेड है, विच इंक्लूड स्टोन स्कल्पचर्स। ओके, एंड बहुत सारे फाइंडिंग्स, बहुत सारे सोर्सेज अपन ने देखे। एंड मैनी ऑफ द हिस्टोरियंस दे फाइंड आउट दैट कि जो मैसेज जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन का वो बहुत ही डिफरेंट है अदर रूलर्स से, विच सजेस्ट है कि अशोका जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, इंडस्ट्रियस और मोर हम्बल थे एज़ कम्पेयर टू अदर रूलर्स, और इसीलिए वो इंस्पिरेशन भी थे इन द फॉर द नेशनलिस्ट लीडर्स इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो उनको इंस्पिरेशन मानते थे, उनको इंस्पायरिंग फिगर मानते थे। Ashoka was a very powerful and industrious and more humble ruler than others. ओके, ना तो अब जो मे बी मॉडर्न एम्पायर कितना इम्पोर्टेंट है, तो मॉडर्न एम्पायर जो है वो टोटल 150 ईयर्स तक रहा, जो कि उतना लंबा ईयर नहीं है अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में अगर अपन देखें तो। बट या और जो एम्पायर का जो स्प्रेड था वो पूरे फ्रंटियर्स में कवर नहीं था, मतलब पूरे एरियाज में जो एम्पायर था वो स्प्रेड नहीं था, कंट्रोल जो था वो उसका यूनिफॉर्म नहीं था। ओके, सो ऑल्दो जो एम्पायर है इट लास्ट फॉर 150 ईयर्स, बट अगर अपन इंडियन हिस्ट्री देखें, डायनेस्टीज़ की हिस्ट्री देखें तो वो उतना लंबा पीरियड नहीं है। बट क्या जो मॉडर्न एम्पायर था बहुत इम्पॉर्टेंट था, रूलर्स जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे और बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉडर्न एम्पायर। ओके, नाउ फिर सेकेंड सेंचुरी BCE से न्यू चीफडम्स और किंगडम्स अमर्ज होने लगे इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली इन द साउथ, जो कि अपन लोग 4th टॉपिक में पढ़ेंगे, एंड आई विल टीच यू द 4th टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मैंने इस वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर करे हैं इस चैप्टर के। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।